अच्छा, तो IS-23 बोरोविंग कॉस्ट के, हम जब कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं एसेट, तो उसके लिए अगर कोई लोन लेते हैं डायरेक्टली, या हमने जो बाकी लोन्स ले रखे होते हैं उसके ऊपर अगर उसका ऐसा कोई इस्तेमाल करते हैं, तो एक कैपिटलाइजेशन रेट का इस्तेमाल करते हुए एक इंटरेस्ट जो उसके ऊपर होता है, जो सूद, जो उसके एक्सपेंस होता है वैसे नॉर्मली, वो हम, अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको कैपिटलाइज करते हैं, पार्ट ऑफ एसेट बनाते हैं। ठीक है। और बाकी इधर उधर के जो एक्सपेंस आउट होते हैं वो वैसे ही पीनल के अंदर जाते हैं। अगर वो सस्पेंशन पीरियड का या नॉन कंस्ट्रक्शन डेज का है तो वो भी एक्सपेंस आउट होता है। और उसके अंदर हमने आइडल फंड और सस्पेंशन पीरियड भी देखा था। तो इस तरीके से हमारा बोरिंग कॉस्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, आज शुरू करते हैं ये IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट। ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन स्टैंडर्ड का थोड़ा सा इशू ये है कि ये इसमें बातें ज्यादा हैं। तो अगर वो बातें सारी समझ आ जाती हैं तो ये स्टैंडर्ड बहुत आसान है। छोटा सा स्टैंडर्ड है आपकी किताब में, तो इसको समझते हैं आज। अच्छा, कहानी ये होती है कि ना, गवर्नमेंट किस चीज को ना अक्सर उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको क्या कहते हैं कि प्रायोरिटाइज प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अक्सर एंटिटीज को ग्रांट देती है। ठीक है। तो ये उसके बारे में है कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट मिलता है, अगर आपको गवर्नमेंट रिसोर्स दे सकती है, कोई एसेट दे सकती है, कोई कैश दे सकती है, तो आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे उसकी अकाउंटिंग के अंदर ट्रीटमेंट्स करनी है। ठीक है। सबसे पहले एक चीज होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये गवर्नमेंट ग्रांट से डिफरेंट है। इसके लिए हम कोई भी अकाउंटिंग नहीं करते। दिस इज जस्ट डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। ये क्या होता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस से गवर्नमेंट ने कोई आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिया, वो चाहे आपको स्पेसिफिकली दिया हो या रेंज ऑफ एंटिटीज को दिया हो। ठीक है। जो ठीक। स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करती हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट कई एंटिटीज को फ्री कॉस्ट ऑफ बिजनेस एडवाइस देती है, या अक्सर गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री जोन्स बनाए होते हैं, उसके अंदर अगर आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं तो आपको वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता। या फिर आपको ग्रांट फॉर लोकल ऑपरेटिंग लाइसेंस। तो ये जो ग्रांट मिलते हैं, ये स्पेसिफिक आपको भी मिल सकते हैं, रेंज ऑफ एंटिटीज को मिल सकते हैं। इसको कहते हैं गवर्नमेंट की असिस्टेंस। ठीक है। गवर्नमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रमोट कराना चाह रही है, तो इसकी कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट कोई ट्रेस आउट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस इज नॉट मेजर्ड, सो ओनली डिस्क्लोज इन नोट्स। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए एक बात थी, ये आपके अकाउंटिंग इसके ऊपर हम नहीं देखेंगे। बाकी इसके बाद जो हमारा मेन चीज है वो ये है गवर्नमेंट ग्रांट। इसको, गवर्नमेंट ग्रांट, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, आइदर इट कैन बी कैश और एसेट टू एन एंटिटी फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके। इन रिटर्न फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन। कंडीशंस अटैच हो सकती हैं या कंडीशन लेस भी हो सकता है, अनकंडीशन भी। वो भी देखेंगे हम क्या सिनेरियोज होते हैं। दीज हैव एग्जैक्ट वैल्यू, इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, मेजरेबल होते हैं, और इसीलिए हम इसको IS-20 में रिकॉग्नाइज करते हैं एज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। ओके सर। ये दो तरह की हो सकती है। एक ये रिलेटेड टू इनकम हो सकती है और एक ये रिलेटेड टू एसेट हो सकती है। द ग्रांट विच इज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है। यही होती है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसमें मिसाल अगर आप देखें तो कोई, अगर आपने अपनी वर्किंग कंडीशन बेहतर की है कंपनी के अंदर, कोई इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव किया है, जॉब की वैकेंसीज क्रिएट की हैं, ट्रेनिंग पर्पजेज, तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल माशरे के अंदर जो आपकी लेबर है, या आपकी जो गवर्नमेंट, जब पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल जिस चीजें से पाकिस्तान टैकल आउट कर रहा है, वो चीजें इंप्रूव होती हैं, तो ओवरऑल गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है। तो गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए कंपनीज को ऐसे ग्रांट भी देती है कि अगर आप जॉब वैकेंसीज अवेलेबल करते हो, आप लोगों को जॉब्स देते हो, तो हम आपको ग्रांट देंगे। इट कैन बी इन एसेट एंड कैश अगेन। और कुछ होते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कि कंपनी अक्सर जो हमारी क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कई चीजों को पाकिस्तान में लॉन्च करवाने के लिए या प्रमोट करवाने के लिए वो आपको ग्रांट ऑन एसेट भी दे सकती है। कि फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के अंदर हालात खराब हैं और वहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्वेस्टर वहाँ इन्वेस्ट करने से घबराता है, तो अगर आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या पता गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे दे कि वहाँ जो भी बिल्डिंग बनाओगे वो हमारी तरफ से होगा। ठीक है। या उसके ऊपर आपको सब्सिडी दे दे, आपको उसके ऊपर आपसे कम पैसे चार्ज करे। ठीक है। या फिर कोई आप पाकिस्तान में ऐसी, पाकिस्तान ऑलरेडी बिजली से मुतासर हो रहा है, तो अगर आप कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करते हो पाकिस्तान के अंदर, कोई एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट लाते हो पाकिस्तान के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर भी ग्रांट दे सकती है। ठीक है। ठीक है। और ये हो सकता है फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट पीस ऑफ लैंड, फ्री कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस। ठीक है। तो इस चीजों को आपने अगर कहीं पे स्कूल खोलना है और आपको लाइसेंस चाहिए उस इलाके के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे सकती है कि आप स्कूल खोलो, लाइसेंस हमारी तरफ से। तो इनकी हम अकाउंटिंग समझते हैं, आप इनको हम IS-20 कैसे डील करता है, तो वन बाय वन चीजों को देखते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल रिकॉग्निशन, कि इसको रिकॉग्नाइज कब करना। कल हमने वो वहां भी तीन कंडीशन देखी थी, यहाँ दो कंडीशन है। एक कंडीशन है इट हैज बीन रिसीव्ड और इट हैज सर्टेन दैट इट विल रिसीव, कि जो ग्रांट है, जस्ट ये इसको कैंसिल आउट कर। हाँ, तो वो आपको मिल चुका हो ग्रांट, या फिर आप सर्टेन हो कि आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर वन। सेकंड, प्री डिटर्मिन्ड कंडीशन रिलेटेड टू ग्रांट्स, अगर ग्रांट के साथ कोई कंडीशन अटैच हैं, तो या तो आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया हो, या आप प्रोबेबल हो कि आप वो सेटिस्फाई कर लोगे। जब ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो हम एक एंट्री करते हैं, कैश रिसीवेबल या एसेट। अगर एसेट मिल रहा है या कैश मिल रहा है या मिलना है अभी ग्रांट, तो रिसीवेबल डेबिट, और उसके अगेंस्ट ये डेफर इनकम। ये नाम से इनकम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली बैलेंस शीट के अंदर एज ए आप लाइबिलिटी प्रेजेंट करोगे। ठीक है, ठीक है। तो जब तक हम वो कंडीशन मीट नहीं कर लेते, हम इसको लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, और ओवर द पीरियड या बाय बाय कंप्लीटिंग दूस कंडीशंस हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते जाएंगे लाइबिलिटी से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मेजर करने के दो तरीके। अगर तो हमें कैश में मिलता है ग्रांट, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट, और डेफर्ड इनकम, अगेन दिस इज लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ग्रांट इन कैश, इसको मॉनेटरी ग्रांट भी कहते हैं, पैसों वाला। दूसरा होता है ग्रांट इन काइंड, कोई आपको एसेट मिल गया है, ठीक है, आप उसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करोगे, और उसके अगेंस्ट भी डेफर्ड इनकम यानी लाइबिलिटी आप क्रिएट करोगे। ये होता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंटेशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, ये जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है ना, इसको ओवर द पीरियड हम इसको इनकम के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं। जिस तरीके से हम एसेट को डेप्रिशिएट करते करते उसकी वैल्यू कम करते हैं ना, वैसे ही हम इस लाइबिलिटी की वैल्यू कम करते करते उसके अगेंस्ट इनकम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, इस चीज को कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, इनकम में क्यों करें? क्योंकि ये हमारा इनकम है ना, बेनिफिट ही हो रहा है, ग्रांट मिला है, तो शुरू में हमने उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है जब तक हम उसकी शराइत पूरी नहीं करते। तो जैसे जैसे हम शराइत पूरी करते जाएंगे, हम उसको इनकम रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला हमारे पास है ये पहली टाइप, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ठीक है, कैश मिला, डेफर्ड इनकम। जैसे जैसे हर साल, ये अमूमन हर साल होता है, उसको हम डेफर्ड इनकम, ये जो लाइबिलिटी है, इसको डेबिट करते जाएंगे, कम होती जाएगी, और उसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि इनकम पीनल के अंदर हम फेंकते जाएंगे। तो इस तरीके से सारा मामला चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अगर हमें एसेट मिलता है, अब ऐसे ज्यूम करना है कि गवर्नमेंट आपको कोई एसेट दे रही है। ठीक है, तो एसेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, जो डेप्रिशिएट होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट, जिस तरीके से लैंड है। ठीक है, तो अगर तो कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको सवाल में खुद बताएगा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मेथड वन हमारे पास होता है नॉमिनल वैल्यू मेथड, और मेथड टू होता है फेयर वैल्यू मेथड। अगर मैं नॉमिनल वैल्यू मेथड की बात करूं, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको कोई नॉमिनल वैल्यू पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन आपने करनी है, तो ग्रांट से जो आपको जितना ग्रांट मिला है वो अपने आप कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट से लेस करो, और डेप्रिशिएट करो उसको, रिड्यूस कॉस्ट। इसकी मिसाल आगे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर समझाने के लिए मैं दूं कि आपका एसेट जो है उसकी कॉस्ट है 100। ठीक है, यही आपको ग्रांट में मिल गया, फ्री में मिल गया, लेकिन आपने कोई लीगल फी गवर्नमेंट को पे किया है इसके लिए 5, तो आप इसी को कॉस्ट मानोगे और इसी को डेप्रिशिएट करते रहोगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ पोस्ट 10। ठीक है, तो ये होता है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है। सेकंड हमारे पास है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में क्या करते हो कि आप जब आपको एसेट मिला है, तो आप एंट्री कर देते हो एसेट डेबिट, और उसके अगेंस्ट जो भी हमने जैसे देखा था डेफर्ड इनकम, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, अब हर साल जैसे जैसे वो कंडीशन या वो पीरियड गुजरता जाएगा, आप उसको डेबिट करके, उसको रिवर्स करके लाइबिलिटी को, आप उसके अगेंस्ट इनकम इन पीएनएल बढ़ाते जाओगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो आपके पास होगा, आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो कि आया वो करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगर तो 12 महीनों के अंदर पे आउट करने वाली है तो करंट है, अगर वो 12 महीनों से बाहर के टाइम पीरियड की है तो वो नॉन करंट है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट की, ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट ही नहीं होता,
अब उसको तो मैं नहीं देख सकता कि उसको मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन अटैच होगी। ठीक है यो, या कोई कंडीशन अटैच नहीं भी हो सकती। अगर तो कंडीशन अटैच है तो इनिशियल कंडीशन तो वैसी होगी, एसेट डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और अगर वो कंडीशन अटैच है तो जैसे जैसे मैं कंडीशन ओवर द पीरियड फुलफिल करता जाऊंगा, तो वो लाइबिलिटी कम करता जाऊंगा और उसके अगेंस्ट इनकम को रिकॉर्ड करता जाऊंगा, इनकम इंक्रीज करता जाऊंगा। ठीक है। और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो डे वन के ऊपर ही मैं उसको एसेट डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और साथ ही एक और एंट्री होगी, डेफर्ड इनकम डेबिट और अमाउंटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट साथ ही। क्योंकि कंडीशन ही नहीं है तो उसको फायदा ही नहीं है कि ओवर द पीरियड मैं इसको मोटाइज करता फिरूं। ठीक है। तो ठीक है। इसमें मोटाइज, इसके वर्ड भी यूज होगा मोटाइज, सीधा आप इसे कह दोगे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है। तो आगे इसके सारे सवाल देखेंगे डिटेल में। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ अटैच है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको स्टैंडर्ड इजाजत देता है कि अब पीएनएल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट आपके पास था, ठीक है, उसको आपने डेप्रिशिएट किया, सपोज उसकी डेप्रिसिएशन आई 100, ठीक है, और आपने उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ग्रांट को रिवर्स किया, वो सवाल को आगे देखेंगे, चलो वहां देख लेंगे, तो एक अमाउंट आती है, उसको आप सेट नेट ऑफ कर सकते हो, तो आप नेट अमाउंट को रिकॉर्ड कर सकते हो एज एन एक्सपेंस। ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि डेफर्ड इनकम एक लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट के अंदर एज ए लाइबिलिटी एक लाइन आइटम के तौर पे आती है, इसको अलग रिप्रेजेंट करना है, और एसेट जो मुझे मिला है और उसको मैं डेप्रिशिएट करता फिर रहा हूँ या डेप्रिशिएट नहीं भी करता, अगर नॉन डेप्रिशिएटिंग है तो उसको अलग रिप्रेजेंट करना है, इनका नेट ऑफ अलाउ नहीं है। जबकि डेप्रिसिएशन और इसके अगेंस्ट जो अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो इनकम है, इसको मैं नेट ऑफ कर सकता हूं। ठीक है। ठीक है। अब ये कुछ सवाल, एक कुछ जनरल एंट्रीज हैं जो हमने पहले पढ़ा है, अब इसको देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इसकी कैसे होगी। सबसे पहला हमारे पास है डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है। अगर तो नॉमिनल वैल्यू है, जैसा कि मैंने बताया कि वो छोटी सी अमाउंट जो हमने गवर्नमेंट को दी है, सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे और उसको एसेट डेबिट कर देंगे, उसी को समझेंगे यही हमने एसेट की प्राइस है, यही एसेट की कॉस्ट है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है। और उसी को सिर्फ डेप्रिशिएट करते फिरेंगे। अगर हमने फेयर वैल्यू मेथड चूज किया है तो उसके अंदर जितना एसेट की कॉस्ट थी उतने ही से रिकॉग्नाइज करेंगे पहले, और उसके अगेंस्ट डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो कि लाइबिलिटी है। ठीक है। और अब जितनी एसेट की यूजफुल लाइफ है उतने ही पीरियड के ऊपर उसकी अमोर्टाइजेशन करनी है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सपोज यूजफुल लाइफ है 10, तो इस एसेट जिसकी कॉस्ट 10 थी, मैंने एक एंट्री की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उतनी ही से ये डेफर्ड इनकम, क्योंकि मुझे तो फ्री का एसेट मिला है, इससे भी डेफर्ड इनकम को मैं रिवर्स कर रहा हूँ और ये पीएनएल के अंदर एक इनकम लेके जा रहा हूँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ये बात समझ आती है? जी सर। गुड। अगर तो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, अब तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर फिर हम जाएंगे कंडीशन की तरफ। अगर तो है नॉमिनल वैल्यू, फिर तो वही बात है कि जो आपने अमाउंट दी है ना गवर्नमेंट को, एक्चुअली वो नॉमिनल, वो मटेरियल सी अमाउंट जो भी होगी, उसी से आपने एसेट को रिकॉग्नाइज करना है और उसी को आपने इनकम के तौर पे पीएनएल के अंदर शो करना है। और अगर हम फेयर वैल्यू मेथड यूज करें तो फिर हम देखेंगे कंडीशंस को। ठीक है। ठीक है। अगर तो कंडीशन कोई है तो फिर तो हम इसको सादा तरीके से लेके चलेंगे, जैसे वहां पे डेप्रिशिएबल एसेट को लेके चलें कि लैंड डेबिट और डेफर्ड इनकम यानी कि लाइबिलिटी डे वन के ऊपर क्रेडिट, ये एंट्री, और ओवर द पीरियड हम उससे जितने भी साल कंडीशन होंगे, कंडीशन फॉर एग्जांपल इस सवाल में 5 साल हैं कंडीशंस के, कि आपने 5 साल तक ये वैकेंसी अवेलेबल करनी है, या आपने 5 साल तक जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है वो अपना गंद फेंक रही है किसी पानी के अंदर, दरिया है, तो दरिया को साफ करने के ऊपर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है आपको, तो अगर 5 साल तक आप ये दरिया साफ करते रहोगे तो आपको ये जो है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इनकम। ठीक है। तो उस डेफर्ड इनकम को मैं फिर रिवर्स करता रहूंगा डिवाइडेड बाय 5 करके, और उसके अगेंस्ट में पीएनएल के अंदर इनकम जनरेट करता रहूंगा अपनी। ठीक है। ठीक है। और अगर तो अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन अटैच ही नहीं है, तो डे वन के ऊपर आप लैंड डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। सिंपल। ओके नेक्स्ट सर। हमारे पास है मॉनेटरी ग्रांट, वो ग्रांट जो हमें कैश की सूरत मिलता है, कैश या बैंक, दोनों साइमल्टेनियस वर्ड्स हैं। अच्छा, सबसे पहला हो सकता है कि मॉनेटरी ग्रांट मुझे किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिला है, गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपए दिए हैं कि यार तुम वो मशीन ले आओ। ठीक है। या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपए दिए हैं कि तुम वो लैंड एक्वायर करो।
ठीक है, किसी ऐसे किसी इलाके के अंदर जहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं होता, तो गवर्नमेंट मुझे इनकरेज कर सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने उस इलाके के अंदर डेवलपमेंट की, कोई आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी की, तो आपकी जहाँ पे वो जितनी भी लैंड होगी उसका ग्रांट मेरी तरफ से। ठीक है, उसके भी आगे वही दो तरीके हैं दोनों की सूरतों में। या फिर गवर्नमेंट आपको कुछ खास खर्चा करने के ऊपर भी ग्रांट दे सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है अगर आप 100 बच्चों को पढ़ाते हो अपने स्कूल के अंदर तो आपको मैं ग्रांट दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर के ऊपर भी हो सकता है। या आपने कोई, अगर आपके फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है और उसकी चिमनियों से जहर आलूद धुआं निकलता है, तो अगर आप कोई ऐसी सिस्टम उसके ऊपर लगाते हो कि वो धुआं जो है वो कम निकले, तो गवर्नमेंट आपको उस खर्चा करने के ऊपर भी ग्रांट दे सकती है। तो वो ये ग्रांट होगा हमेशा कैश या बैंक की शक्ल में। ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो हमने पहले पढ़ा था वहां गवर्नमेंट खुद एसेट दे रही है हमें, यहाँ पे हमें मॉनेटरी ग्रांट मिल रहा है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एंड फॉर सम एक्सपेंडिचर। यस। गुड। सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिशिएबल एसेट को। यहाँ पे एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसकी लेने पे हमें ग्रांट मिलने लगा है। वो मशीन की कॉस्ट है 10 मिलियन और ग्रांट है 3 मिलियन का। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। अब ये वहां पे वो डिस्कशन आ जाएगी, एक है नेट ऑफ ग्रांट मेथड और दूसरा है फेयर वैल्यू मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि आपने जितने की, फॉर एग्जांपल आपने मशीन लेके आए पहले दिन डे वन के ऊपर, तो आपने वही मशहूर जमाना उसकी एंट्री की, मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। और जैसे ही आपको ग्रांट मिला, ग्रांट डिफरेंट हो सकता है आपकी एक्विजिशन डेट से। फॉर एग्जाम्पल आपने ये खरीदी 1 जनवरी को और आपको ग्रांट 1 महीने बाद मिला। तो जैसे ही आपको ये ग्रांट मिला, आपने मशीन की कॉस्ट को कम कर देना है 3 मिलियन से। इतना तो आपको ग्रांट मिल गया, तो अब जो नेट आपके पास मशीन की वैल्यू होगी वो 7 मिलियन रह जाएगी। ठीक है, जी सर। ये ग्रांट हमें इसके अंदर मॉनेटरी ग्रांट मिला है, कैश या जो बैंक मैंने डेबिट किया हुआ है, दिस इज ग्रांट। ठीक है, तो अब इस 7 को मैं कंसिडर करूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट और इसको यूजफुल लाइफ सपोज 5 है तो डेप्रिशिएट करता फिरूंगा। सेकंड हमारे पास मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, ये आपको सवाल खुद बताएगा कौन सा मेथड चूज कर रहे हैं हम। सेम एसेट लेके आए, ठीक है, और पहले दिन जैसे ही हमें ग्रांट मिला, ये ग्रांट मिला हमें मॉनेटरी ग्रांट पैसों वाला, तो हमने इसके अगेंस्ट एसेट की कॉस्ट को कम नहीं किया, बल्कि इस टाइम हमने लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, और अब इस बारी मशीन की वैल्यू 10 मिलियन ही रही है। ठीक है, और ओवर द पीरियड हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 10 मिलियन को ओवर द 5 ईयर्स, और उसके अगेंस्ट जो ग्रांट हमें मिला है 3 मिलियन का, उसको भी 5 ईयर्स के ऊपर अमोर्टाइज कर रहे हैं, और ये लाइबिलिटी कम हो रही है और उसके अगेंस्ट हम इनकम को क्रिएट कर रहे हैं और पीएनएल के अंदर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो बातें छोटी छोटी हैं, बस हैं थोड़ी ज्यादा। ये समझ आया था? जी सर। गुड। अच्छा, अगर हमें मिलता है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें अमोर्टाइजेशन होगी ओवर यूजफुल लाइफ। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल है तो सवाल में जरूर कोई कंडीशन होगी, और अगर कंडीशन नहीं है तो वो भी हमने देखा है कि उसको डे वन के ऊपर ही आपने इनकम के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लेना है। ये कंडीशन होगी इसमें कोई। तो वही सवाल, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैंड मिली, मैंने लैंड खरीदी 10 मिलियन की, ग्रांट उसके अगेंस्ट मिला 3 मिलियन का, तो डे वन के ऊपर लैंड डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, और जैसे ही ग्रांट मिला तो कैश डेबिट और लैंड क्रेडिट, लैंड की मैंने वैल्यू कम कर दी। अब ये रिकॉर्ड इसकी नेट वैल्यू होगी 7 मिलियन, और यही ये तो आगे डेप्रिशिएट नहीं होगी, तो यही किताबों के अंदर हमारी आएगी। हाँ, अनलेस ये रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो कर रही है तो फिर रिवैल्यू तो होती रहेगी। दूसरा हमारे पास है फेयर वैल्यू मेथड। लैंड लेके आए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जैसे ही मुझे जिस दिन ग्रांट मिला 3 मिलियन का, मैंने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली 3 मिलियन की। लैंड की वैल्यू अभी भी वही है 10 मिलियन, इसको मैंने नेट ऑफ नहीं किया। अब अगर तो ये अनकंडीशनल है, तो जिस दिन मुझे ग्रांट मिला मैंने उसी दिन लैंड डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के नाम पे पीएनएल के अंदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, लैंड मेरे किताबों में आ गई और वहां से इनकम रिकॉर्ड हुई, क्योंकि मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। और अगर कंडीशनल है तो फिर हम देखेंगे कि आपको ग्रांट कितना मिला 3 मिलियन का। ठीक है, और कंडीशन कितने सालों की है, 5 सालों की, तो आप उसको अमोर्टाइज करते रहोगे और डेफर्ड इनकम को आप कम करते रहोगे, और उसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट को आप
इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते रहोगे अपनी पीनल में। ठीक है, तो बस फर्क है, उसमें डेप्रिसिएशन होती है और उसमें कंडीशन होती है। यू गॉट इट? ये समझ आया? इसमें कोई सवाल है तो पूछो। जी सर, कंटिन्यू। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है ये तीसरा, जिसके अंदर ग्रांट अगर मुझे किसी खर्चे के ऊपर मिलता है। ठीक है, खर्चा दो तरह से हो सकता है। एक खर्चा हो सकता है कि अगर मैंने प्रेजेंट या फ्यूचर में खर्चा किया तो मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने 10 बच्चों को इस साल, 10 बच्चों को अगले 3 साल तक पढ़ाता रहा तो मुझे ग्रांट मिलेगा। या फिर किसी पास्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी मिल सकता है, गवर्नमेंट कहती है आप ये खर्चा कर लो, फिर मैं आपको ये क्या कहते हैं कि आपको ग्रांट दूंगी। गवर्नमेंट को पता चला कि मैंने तो जी किसी मतलब बहुत ही खस्ता हाल इलाके के अंदर कोई मैंने इंडस्ट्री क्रिएट की है कि वहाँ के लोकल्स को एक जॉब की वैकेंसीज मिल गई हैं, जॉब वो कर रहे हैं वहाँ पे, उनको कारोबार के मौके मिल गए, तो गवर्नमेंट बड़ी खुश हुई। तो गवर्नमेंट मुझे पास्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी ग्रांट दे सकती है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट इंकरेज करने के लिए कि लोग फ्यूचर में एक्सपेंडिचर करें, ऐसे खर्चे करें जिससे ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक्स में इंप्रूवमेंट आए, तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी ग्रांट दे सकती है। तो वो हमने अमोर्टाइज करना है ओवर द पीरियड, और ये हमने ऑन स्पॉट डे वन के ऊपर ही इनकम रिकॉर्ड कर लेनी। तो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। अब एक सवाल हमारे पास है कि गवर्नमेंट हमें कहती है कि अगर आप 20 मिलियन का फलां खर्चा करो, कोई खर्चा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कह सकती है कि आप जो, एक मिनट, आपने जो जे डॉट की कंपनी लॉन्च की है, अगर आप बेवा खातूनों को इसके अंदर काम पे लगाते हैं तो हम आपको ग्रांट देंगे 1 साल तक। तो अगर फॉर एग्जांपल जे डॉट वाले ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर लेते हैं, तो वो एक एंट्री पास कर सकते हैं, कैश या बैंक डेबिट, अगर उनको पैसे मिल गए, या फिर अगर वो सर्टेन है कि पैसे मिल जाएंगे, रिसीवेबल डेबिट, और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। ठीक है, या फिर अगर वो कहते हैं कि आप 3 सालों तक ऐसा करते रहेंगे कि जितने भी बेवा आपके इलाके में हैं उनको आप नौकरियां देते रहेंगे, तो ये एंट्री कर सकते हैं जिस दिन उनको क्या कहते हैं कि जैसे ही साल खत्म होगा, 30 मिलियन का ये लेके आ गए, फॉर एग्जाम्पल ग्रांट गवर्नमेंट ने दे दिया इनको, तो कैश या बैंक डेबिट जब मिलना है और उसके अगेंस्ट डेफर्ड इनकम जो कि लाइबिलिटी है, क्रिएट कर लेंगे। अब 1 साल जैसे ही गुजर गया, ईयर 2 आ गया, तो अब इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 3, इसको अमोर्टाइज करके डेफर्ड इनकम को कम करके गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और पास्ट एक्सपेंडिचर, तो जैसे ही आपको ग्रांट मिला है आप उसी डेट के ऊपर इसको इनकम रिकॉर्ड करो, कैश डेबिट, बैंक या रिसीवेबल डेबिट, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशंस मीट नहीं होती तो गवर्नमेंट कहती है मेरे पैसे मुझे वापस दो, मजा नहीं आया आपके साथ, आपको मैंने ग्रांट दी और आपने सर्टेन कंडीशन से मीट नहीं की। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट ऐसा कर रहा था कि जिस दिन मुझे ग्रांट मिला था मैंने उसको पीनल के अंदर फेंक दिया, जिस तरीके से हमने बिल्कुल अभी लास्ट मिसाल देखी है कि मुझे पास्ट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो ग्रांट मिला था मैंने उसको पीनल के अंदर फेंक दिया। ठीक है, तो जितना भी आपने उसको क्या कहते हैं कि पीनल के अंदर फेंका होगा, उससे आप, क्योंकि आपने उसके इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, तो अब इसको रिवर्स करना होगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अब एक्सपेंस आपको जनरेट करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आप एक एक्सपेंस रीपेमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट 100 मिलियन पास्ट डेबिट। पास्ट इवेंट जो हो चुका है उसके तो नहीं ना वापस दे सकते कि अब कंडीशंस मीट नहीं हो रही, वो तो हाँ जाहिर। हाँ उसके ऊपर नहीं हो सकते लॉजिकली वैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ये, इस मिसाल को आप ले लो कि गवर्नमेंट ने आपको 30 मिलियन दे दिए थे, आपसे कहा था कि 3 साल तक आपने मुसलसल विदाउट एनी स्टॉपेज आपने काम कराना है। ठीक है, आपने 1 साल कराया, आपने उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कर ली। दूसरे साल ठीक। कोविड आ गया, कोई मसला आ गया कि जे डॉट नहीं करा सका, तो गवर्नमेंट कहेगी कि जो आपने इनकम रिकॉर्ड किया था अब मुझे ये रीपे करो। हम्म। अब इसको किताबों में रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, जितनी भी अमाउंट थी, 10 मिलियन थी, तो गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंस के नाम से मैं इसको दूसरे साल रिवर्स करूंगा, और गवर्नमेंट को या तो मैं पैसे दे दूंगा या फिर देने का वादा कर लूंगा, कैश, बैंक या पेबल क्रेडिट। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब ये यहाँ पे मिक्स सिनेरियो आ गया कि अगर गवर्नमेंट से आपसे ग्रांट रिसीव हो गया था और आपने उसको डेफर्ड इनकम में फेंक दिया था, अब आप उसको अमोर्टाइज एज इनकम ओवर द पीरियड करते हैं, जिस तरीके से हमने अभी सवाल देखा। ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस ये हो जाएंगी कि फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है आपके पास कि गवर्नमेंट ने आपको 10 मिलियन का ग्रांट दिया, कंडीशन थी कि 3 साल तक आपने दरिया को साफ करना है, आप दूसरे साल ही फेल हो गए। ठीक है, तो ईयर 1 के ऊपर तो जब मुझे ग्रांट मिला था मैं एंट्री करूंगा कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, और इसके अगेंस्ट मैंने इसको पहले साल कन्वर्ट किया, अमोर्टाइज किया इनटू इनकम। ये यहाँ पे ऐसे हुआ 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास 3.33 आ गया। ठीक है, तो डेफर्ड इनकम ये रिवर्स हो गया और उसके अगेंस्ट इनकम आपने क्रिएट कर ली थी। ठीक है, और आपकी किताबों के अंदर बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड इनकम एज ए लाइबिलिटी एसओएफपी में 10 - 3.3, अभी भी आप 6.77 के लिए लायबल थे। ठीक है, ये आपने मजीद अगले 2 सालों में इसको मोटाइज करना था। ठीक है, लेकिन आप दूसरे साल ही फेल हो गए, तो आप ये एंट्री करोगे, ये क्लब एंट्री है जिसके अंदर मैंने जो अब तक मैंने ग्रांट को इनकम रिकॉर्ड कर लिया है उसके अगेंस्ट में पीनल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 3.3 से, और जो मैंने आगे देना है अब उसको भी मैंने रिवर्स कर दिया लाइबिलिटी को। अब मजीद मुझे ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि मैं अगले 2 साल मजीद ये दरिया साफ करूंगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को मैं पूरा का पूरा जो ग्रांट है वो वापस करने के या तो पेबल हूंगा या कर दूंगा। ये समझ आया? जी सर। बस इसमें सिनेरियोज डिफरेंट है, बातें ऑलमोस्ट वही है, लॉजिक वही है। अच्छा, व्हेन ग्रांट वाज रिसीव्ड एंड वाज एडजस्टेड विद कॉस्ट ऑफ एसेट, अब थोड़ी बात कर लेते हैं एसेट, क्योंकि ऊपर हमने जो दोनों बातें की हैं वो कैश से रिलेटेड थी। ठीक है, अब कर लेते हैं एसेट से बात कि कोई ऐसी एक कंडीशन थी, आपको उसके अगेंस्ट एसेट मिला था और आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए। रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर मशीन, मशीन की कॉस्ट थी 3 मिलियन, आपको ग्रांट मिला, सॉरी 10 मिलियन, और आपको ग्रांट मिला 3 मिलियन का, कि आपने प्रोड्यूस करना है पेस्टिसाइड्स, कोई पाकिस्तान में नया प्लांट आया उसके लिए, ताकि लोग उसको ग्रो करें। ठीक है, और आप कंपनी दूसरे साल ही फेल हो गई इसको प्रोड्यूस करने में। तो पहले साल तो ये एंट्री होगी मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, और जब ग्रांट मिला था फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी पहले दिन ही ले आई थी, ये दूसरे दिन ले आई थी। ठीक है, तो ये दूसरे दिन की एंट्री हो गई, कैश या बैंक डेबिट और मशीन क्रेडिट, मशीन से मैंने कम कर दिया और ग्रांट से मैंने, ये मेरा ग्रांट है जो मुझे मॉनेटरी ग्रांट मिला है। हम्म। अब दूसरे साल जब मैं इसको क्या कहते हैं इसको इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैं ये पूरा का पूरा जो 3 मिलियन है इसको रिवर्स कर लूंगा। ठीक है, मशीन की मैंने एक कॉस्ट फिर बढ़ा दी। ठीक है, अब जो मशीन पहले 10 का था, फिर इस साल ग्रांट मिलने से ये 7 का रह गया, अब ये मजीद रिवर्स कर दिया मैंने, इसकी कॉस्ट ऑफ एडजस्ट कर दी इसको कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये दोबारा ही 10 का हो गया। ठीक है, और अब मैं गवर्नमेंट को 3 के 3 मिलियन दोबारा देने के क्या कहते हैं कि पेबल मेरे ऊपर रिकॉर्ड होगा, और मैं उसको या तो पे आउट कर दूंगा या फिर मैं उसको फ्यूचर में दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी पूरी थ्योरी थी, इसके अंदर पूरी ये इसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, सारी इसके अंदर चीजें, ये इसकी थ्योरीज आ गई। और ये आपने क्या करना है, ग्रांट जब इनकम के तौर पे मिले, जब ग्रांट एसेट के तौर पे मिले, इसकी एंट्रीज हैं ये, फिर मॉनेटरी ग्रांट अगर पैसों की शक्ल में मिले, और उसमें भी अगर आपको डेप्रिशिएबल एसेट लेने के लिए मिले या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लेने के लिए मिले या किसी एक्सपेंडिचर करने की वजह से मिले। ठीक है, उसके आगे मेथड्स हैं ये सारे, ये पूरा आपको मैं जो पीपीटी है ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर ये सारी कंडीशन, और अगर आपने रीपे करना हो तो क्या क्या कंडीशन, अगर आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया इनकम के तौर पे तो आप उसको एक्सपेंस के तौर पे रिवर्स कर दोगे, और अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी भी बुक की थी तो आप ये क्लब एंट्री करोगे। और इसके अलावा अगर आपने किसी एसेट के लिए उसको एडजस्ट किया था ग्रांट को लेके, तो अब आप उसको रिवर्स कर दोगे जितने से आपने उसको एडजस्ट किया था। तो अब एक 3 सवाल देख लेते हैं, ये आपके किड्स की सवाल है। ठीक है, ताकि किड्स का भी गो थ्रू हो जाए। पहला सवाल हमारे पास है कि हमने इसके अंदर बताना है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ग्रांट एक लाइबिलिटी है जी। जो करंट भी हो सकती है और नॉन करंट भी हो सकती है। करंट जो मैंने 12 महीनों के अंदर पे करनी है, और जो अबव या, हाँ, अबव 12 मंथ पीरियड। तो हमसे वो पूछ रहा है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और हमारे पास साल है 31 अक्टूबर 2005। ये मैंने थोड़ा मुश्किल सवाल पकड़ा है क्योंकि इसके अंदर ना डेट्स डिफरेंट है। तो 31 अक्टूबर का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं टाइम लाइन बनाऊं, जो हमारा साल 31 अक्टूबर
2005 को खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो 1 नवंबर 2004 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अब एक एक करके चीजें देखते हैं। अच्छा, अमेरिका कंपनी secured and received a government grant totaling 7,20,000 to support a digital upscaling of its workforce। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसको 7,20,000 का ग्रांट मिला। हम्म, उसमें से 1,20,000 का ग्रांट है कि अगर वो आईटी इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो ये तो एसेट वाला है। ठीक है, ये तो आपको पैसे मिल रहे हैं फॉर मॉनेटरी डेप्रिशिएबल एसेट, ये वाली सिचुएशन, ये वाली। ठीक है, हम्म, अब आगे देखते हैं कि वो क्या कहता है, इसको कैसे हमने लेके चलना है। और जो रिमाइंडर हैं, जो बाकी हैं, बाकी कितने हैं? एक तो इसमें हो गया 1,20,000, एक इसमें फिर बचता है 6 लाख। ठीक है, हम्म, तो बाकी वो है, वो कह रहा है कि अगर आपने 2 साल तक सपोर्ट किया अपनी आईटी टीम को, ठीक है, और फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2007। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ग्रांट मुझे किस दिन मिला, इसने बताया। अच्छा, ग्रांट देखते हैं। ग्रांट वाज रिसीव ऑन 30 जून। ठीक है, अमेरिका, इसका मतलब यह है कि 30 जून को मुझे ग्रांट मिला। अगर मैं टाइमलाइन पे वापस जाऊं, तो तकरीबन यहाँ पे मुझे ग्रांट रिसीव हुआ। बैक टू स्टोरी। अच्छा, उसकी शुरू में इंटेंशन थी कि फुली वो कंप्लाई कर लेगा विद कंडीशंस ऑफ ग्रांट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस काबिल हैं कि ग्रांट को रिकॉग्नाइज करें अपनी किताबों में। इट परचेज अ न्यू आईटी इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को उसने खरीद के आ गया था। ठीक है, ग्रांट मिला 30 जून को, लेकिन वो ऑलरेडी खरीद के आ गया था। हम्म, ठीक है, एज रिक्वायर्ड एंड कमेंस ट्रेनिंग विद इमीडिएट इफेक्ट, और उसी दिन से उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पे उसने बताया है कि वो ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, कि वो डिडक्ट करता है ग्रांट को फ्रॉम रिलेटिंग एसेट्स। इसका मतलब यह है कि ये नेट ऑफ वाली सिचुएशन बनती है, ये वाली, कि जो कैरिंग अमाउंट होती है उसमें से वो नेट ऑफ करता है ग्रांट को। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमसे उसने एनसीएल पूछा, और ये 4 ऑप्शन है। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो 1,20,000 फॉर एसेट मिला है। ठीक है, तो ये तो मेरा, एक तो ये तो मेरा पास्ट परचेज हो गया। हम्म, ठीक है, इसके लिए मैं फ्यूचर में लायबल नहीं हूँ। हाँ, ट्रेनिंग मुझे अगले 2 साल तक देनी है, उसके लिए मैं फ्यूचर में लायबल हो सकता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं एंट्री करूं, तो आईटी इक्विपमेंट डेबिट 120 से, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट 120 से, तो ऑन द स्पॉट मैं इसको इनकम के अंदर फेंकूंगा। तो इसका तो मसला नहीं है, ये तो लाइबिलिटी के तौर पे नहीं जाएगा। मसला आ जाता है उस 6 लाख का, जो कि मुझे मिले हैं कि मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, सॉरी, ट्रेन करना है। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं लायबल कितना हूँ। मैं लायबल हूँ 2 साल के लिए ट्रेनिंग के। ये यहाँ पे बात थी 2 इयर्स पीरियड, तो यहाँ पे थोड़े महीनों की गेम है, तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि मैं आई एम लायबल फॉर 24 मंथ्स। ठीक है, अच्छा, अब मुझे जो क्या कहते हैं कि अप्रैल के अंदर मैंने स्टार्ट कर ली थी, तो मैंने बताया था कि आपको ग्रांट की डेट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आपको ग्रांट किसी और दिन मिल सकता है, और आप एसेट या आपने सर्विस किसी और दिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर करोगे 1 अप्रैल थी, जब आपने ये क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। आपके तो 2 साल वहीं शुरू हो जाएंगे ना, जब आपने काम शुरू कर दिया था। ठीक जी। है, तो एक आ जाएगी हमारे पास डेट 1 अप्रैल 2006, अगर 2005 था ये, तो 2006, और दूसरा आ जाएगी 1 अप्रैल 2007। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मेरा जो ईयर एंड है 31 अक्टूबर 2005, इस तक 7 महीने गुजर गए थे, और मुझे नॉन करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब यह है कि बाकी 17 महीने, या कितने हो जाएंगे ये, हाँ 17 महीने,
मेरे पास बाकी हैं। ठीक है, तो मैं हर महीने का पहले निकाल लेता हूँ। अच्छा, 17 महीने में इसको भी थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूँ। अब ये है कि 31 अक्टूबर 2005 पे खड़े हुए 12 महीने जो अगले हैं, ठीक है, 17 में से जो 17 बाकी हैं, मजीद मुझे ट्रेनिंग देनी है अगले 17 माह। 12 महीने तो मेरे करंट हैं कि वो अगले साल ही मैं दे दूंगा। बाकी जो 5 महीने बचते हैं, ये एक्चुअली मेरे नॉन करंट हैं, जो ये वाला पीरियड है। ठीक है। ठीक है, तो जी। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये 6 लाख लूं और ये मुझे मिले थे कि आपने 24 महीने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, तो अगर मैं नॉन करंट की यहाँ पे मंथ कंसिडर करूं तो मेरे पास एक अमाउंट आएगी। इसको कैलकुलेट करना। 125,000। 125,000। तो ये वो अमाउंट है जो मेरी नॉन करंट है। मैं करंट भी निकाल सकता हूँ और मैं टोटल लाइबिलिटी भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने स्पेसिफिकली मजीद बाइफरकेट करके सिर्फ 5 महीनों पे ले आया हूँ कि मेरे पास नॉन करंट के मंथ कितने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, वरना इस सवाल में भी कोई जान नहीं थी। यस। ठीक है, जी। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा ए। एक सवाल और है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या हमसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने ये जो एंट्री है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे उसने हमें हेड्स दे रखे हैं, लाइन आइटम दे रखे हैं और साथ ही में अमाउंट दे रखी है। अच्छा, ब्रूम कंपनी रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1.5 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2005। इन सवालों में ना आप देख लिया करोगे कि आपको ग्रांट किस दिन मिल रहा है और आपकी क्या कहते हैं कि ईयर एंड क्या है। ईयर एंड तो मुझे पता चल रहा है कि अगर 31 दिसंबर है तो मतलब ये है कि 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005 इज माई ईयर। ठीक है, तो मुझे तो ग्रांट मिल रहा है हाफ ऑफ द ईयर, 1.5 मिलियन का। ठीक है, और अलाउइंग इट टू परचेज मशीनरी विद कॉस्ट। ठीक है, 1.5 मिलियन जितने ग्रांट मिल रहा है उतनी की मैंने मशीन लेके आ जानी है 1 जुलाई को। ठीक है, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 years यूजफुल लाइफ। अ ब्रूम कंपनी हैज incurred expenditure on asset. The accountant has recognized the full amount of grant received as other income on year 31 दिसंबर 2005 के जो इस साल का एक्सपेंस था वो उसने रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसने मतलब ये किया है कि जो पूरा का पूरा, क्योंकि उसका ये बात ठीक भी है, वो कह रहा है कि जो उसको ग्रांट मिला है ना, उसने पूरा का पूरा इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया। ये रिसीव्ड एज अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम से मुराद ये है कि उसने पीएनएल के अंदर ये पूरा का पूरा जो 1.5 मिलियन मिला है ना उसको, इसके बदले में कोई एसेट लेके आया है, फॉर एग्जाम्पल पीपी, और उसको उसने अदर इनकम में क्रेडिट कर दिया। वो उसने ठीक किया है क्योंकि उसके ना कोई कंडीशन अटैच है और ना क्या कहते हैं कि उसने वैसे गलत किया। हाँ सॉरी, ये डेप्रिसिएबल एसेट है ना, तो ये लैंड नहीं है। ठीक है, तो उसने इसको क्या कहते हैं कि उसी दिन इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने देखना है कि हमें ग्रांट किस दिन मिला है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि 1 जुलाई को मिला है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स का पीरियड बनता है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी है कि वो ग्रांट को रिसीव करे ऑन डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, जी। तो हम ये एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ग्रांट कितना मिला, और मिला कब? 1 जुलाई को 1.5 मिलियन का। ठीक है, और उसने कितना रिकॉग्नाइज कर दिया एज अदर इनकम? 31/12/5 तक। दैट इज, वो तो ओवर द यूजफुल लाइफ करेगा ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, जी। तो ये बनती है 75,000 की अमाउंट। ठीक है, ये इसको यूजफुल लाइफ पे करेगा क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है। हम्म। तो इसकी अगर मैं प्योरली एंट्री करता तो इसकी तो एंट्री होती कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम जो लाइबिलिटी है क्रेडिट।
अब जब ये मैंने एंट्री किया तो उसको रिवर्स करना पड़ता डेफर्ड, ये मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, डेफर्ड इनकम लाइबिलिटी रिवर्स हो जाती 75,000 से, और उसके अगेंस्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो कि एक इनकम है वो पीनल के अंदर मैं चार्ज कर देता। ठीक है, तो नेट होके हमारे पास एक अमाउंट आती है 1425,000। ठीक है, तो हमसे वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू करेक्टली अकाउंट फॉर, ठीक है, जो हमने इसको अकाउंट फॉर करना है करेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसने अकाउंटेंट लिखी हुई है एंट्री वो कुछ यूं होगी, इसको मैंने रिवर्स करना पड़ेगा। अदर इनकम जो उसने क्रेडिट कर दिया था डे वन के ऊपर, और रिवर्स करने के लिए मैं इसको डेबिट करूंगा, और उसके अगेंस्ट जो असल हकदार था डेफर्ड इनकम जो कि एक लाइबिलिटी है, हम्म। वो क्रेडिट होना चाहिए था। तो ये करेक्टिंग एंट्री आ गई। ये बात समझ आई? जी सर। तो ये इधर डेबिट में आ जाता है ये अदर इनकम, और यहाँ पे आएगा डेफर्ड, और अमाउंट ये वाली दोनों में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल देख सकते हैं आखिरी, ये आपके उसी किट का है, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है, मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, बाकी आपको जो सवाल समझना है आपने भेजने ग्रुप में। अच्छा, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006 टू रिफ्लेक्ट अबाउट ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, अबाउट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कह रहा है कि जैन कंपनी ने स्पेंड किया 5 लाख, उसने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड कुछ होने वाला है, ग्रांट को एक्सपेंडिचर मिलने वाला है। Sending key staff on a one-day training course which took place on 1st January 2006. Zen company is expected to benefit from the training for the next 2 years. ठीक है, इससे जो बेनिफिट मिलता है ट्रेनिंग की वजह से वो अगले 2 साल तक मिलता। द ट्रेनिंग कोर्स वाज पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ा इसमें फंड किया, कितना, और जैन को 50,000 दिया। 5 लाख जो है वो जैन ने इन्वेस्ट एक्सपेंड किया, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने 50,000 दिया। द रिमेनिंग बैलेंस बैलेंस ऑफ 50,000 और 50,000 आगे मिलना है, वो भी इज ड्यू टू रिसीव ऑन 31 दिसंबर 2007। ठीक है, ये 31 दिसंबर के बाद मिलना है, तो अब तक हमें 50 मिल चुका है और ये आगे मिलना है। करंट सर्कमस्टांसेस इंडिकेट दैट द रिसीट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट इज वर्चुअली सर्टेन। इसका मतलब ये है कि 50,000 भी मिलने हैं, तो इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ एज ए ग्रांट। ठीक है, तो मुझे अपीनल के अंदर क्या फेंकना चाहिए? सबसे पहले तो आप मुझसे पूछो कि ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है। ये एक एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज के ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, वो जब चाहे छोड़ सकते हैं, ट्रेनिंग करके अगले दिन ही अगला रिजाइन करके चला जाए तो हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो हम कभी भी इसको एसेट नहीं कह सकते। तो ट्रेनिंग कॉस्ट एक, क्या कहते हैं कि एक एक्सपेंडिचर है, तो हमने एक्सपेंडिचर किया 5 मिलियन का। उसके अगेंस्ट हमने अब तक जो रिसीव कर लिया ग्रांट, वो नेट ऑफ अगर मैं इसमें से करूं, एक 50,000 का मिल गया, और एक रिसीवेबल, अगर सवाल कहता कि वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो हम इसको कंसिडर ना करते, ठीक ये भी मुझे मिलना है। तो नेट मेरे पास अमाउंट आती है, अच्छा ये 5 मिलियन नहीं है, 5 लाख है, तो ये हो जाएगी 4 लाख नेट अमाउंट। ये अब मेरी नेट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर विच विल बी चार्ज टू पीएनएल। ठीक है, ये समझ आया? ठीक सर। तो ये हमारा छोटा सा स्टैंडर्ड था, इसमें टफेस्ट सवाल यही हो सकते थे, बाकी इसमें जो भी आप सवाल करना क्या प्लान किट के और बीपीपी किट के, और इधर उधर से जो समझना है ग्रुप में भेज देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा था, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, बातें वही हैं। हम्म। तो मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। ओके सर। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अब ऐसे ऐसे छोटे टॉपिक्स करते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर।